हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो आज हम लोग आपके सामने जय प्रक्रम के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 इससे पहले आप जाके देख लीजिएगा और आई होप अगर वो देखे होंगे तो बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन हमारा फर्स्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है हमारा, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए में समृद्ध है। सबसे पहले बात आती है कि विटामिन इसका खोज कौन किए थे। विटामिन का खोज याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। ठीक है, इनका नाम क्या था? फंक। उन्होंने विटामिन का खोज किया था। अब देखिए बहुत सारे विटामिन होता है इसे। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस तरह के कुछ विटामिन होते हैं। और जगह हम विटामिन बी एंड सी जो है ना, याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन होता है। पूछेगा आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, तो पूछेगा कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब पूछेगा विटामिन ए, डी, ई के, इसके यहाँ घुलनशील होता है, तो याद रखिएगा ये वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए, डी, ई के किस में घुलनशील होता है, तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। अब बात आता है कि विटामिन ए किसमें समृद्ध है, मतलब किसमें विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आंवला। क्या याद रखिएगा? सॉरी, गाजर। गाजर में विटामिन ए समृद्ध होते हैं। और सर विटामिन ए कुछ खाए से मिलेगा? पपीता खाई नहीं, दबा के पपीता खाई, उसमें विटामिन ए मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। और बड़ी भी चीज होते हैं, मुख्य में हमको बात याद रखना है, गाजर। अब सर आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? याद रखिएगा विटामिन सी। कौन विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, अब कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आंवला पूछेगा कौन सा अम्ल, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं हम सेब में। सर सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। और इमली में भी कौन अम्ल पाया जाता है? भी खट्टा होता है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर? हम आगे बात कर लेते हैं। क्लियर? आगे बोलता है अगला क्वेश्चन कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अमाशय के जठर रस में क्या क्या पाया जाते हैं। सर सबसे पहले कि अमाशय का जठर रस है, ये निकलता कहाँ है, निकलता कहाँ से है? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा अमाशय है। ठीक है, इसके आंतरिक दीवारों में, ठीक है, कुछ यूं घुमावदार एक मसल्स होती है, इसको बोलते हैं इपिथेलियम। क्या बोलते हैं हम लोग? इपिथेलियम। आंतरिक दीवार है। ठीक है, इसी आंतरिक दीवार से, इसी आंतरिक वाल से, इंटरनल वाल से, ठीक है, निकलता है दो रस। ध्यान दीजिएगा, अमाशय के इंटरनल वाल से दो एंजाइम्स निकलते हैं, दो रस निकलते हैं, जिसका नाम है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा का है म्यूकस। दूसरा का क्या है? म्यूकस। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा का म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में हम लोग कहते हैं सलेस्मा। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सलेस्मा। और इसको जानवर कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। कहां से निकलता है सर? अमाशय के आंतरिक दीवार से निकलता है। अब सवाल उठता है सर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल के क्या करता है और म्यूकस निकल के क्या करता है। देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है। त्वचा पर पड़ने के बाद उसको पूरा जला देता है। तो ऐसे हमारे पेटवा में है, तो हमारे पेटवा कहीं नहीं चलता है। देखिए इसका ना जले कारण है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने से पहले दीवार में पूरा निकलता है स्लेस्मा, म्यूकस निकलता है। और म्यूकस जो है पूरे अमाशय की दीवार को चिकना कर देता है, और तब निकलता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके कारण वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डायरेक्ट स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, अब सर सवाल उठता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में किसका पाचन करता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ठीक है, यो प्रोटीन का पाचन करता है। किसमें पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किसका पाचन करता है? तो सर प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछता है अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। बताइए अमाशय के जठर रस निकला, इंग्लिश में जठर रस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस।
ठीक है। तो सर हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है कौन कौन है बताइए। तो सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो गैस्ट्रिक जूस है आओ के क्रम है नहीं। अब बात करते हैं इमाइलेज, सॉरी उल्टा लिखा हुआ एमाइलेज होता है एमाइलेज, ठीक है। अब इमाइलेज ये जो है ये कहाँ पाया जाता है बताइए। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा, ये लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लार में। पूछेगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज। अब सर मनुष्य के मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है याद रखिएगा, 3 जोड़ी। कितना जोड़ी, हाँ तो मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पाई जाती है। अभी तक याद रखिए फिलहाल में कि एमाइलेज जो है कहाँ पाया जाता है सर, लार में। लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं लैक्टिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा, ठीक है। ये दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दही में। पूछेगा कौन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल। अच्छा सवाल उठता है दही से कि बताइए वो कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है जो जो दूध से दही बनाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा दूध से दही बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को प्रयोग करते हैं। एक जो है बाबू दूध से दही बनाता है, कौन, लैक्टोबैसिलस। अब सर यहाँ पे है डी ऑप्शन H2SO4। क्या आता है H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब सर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए उपयोग याद रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग मुख्यतः बैटरी में करते हैं। बैटरी सुनिए जी, बैटरी में जो पानी डालते हैं ना वही अम्ल होता है H2SO4, ठीक है, एक याद रखिएगा। अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब मनुष्यों में, व्यक्तियों में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है। तो सर जैसे ही हाथ उठाकर भोजन मुंह में डालें तो मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। तो पूछेगा कि भोजन पचना मनुष्य में कहाँ शुरू होता है सर, तो ऑप्शन नंबर डी मुंह से शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते थोड़ा सा हम पाचन की, ठीक है। देखिए हमारे उच्च वर्गीय जंतुओं में भोजन का पाचन करने के लिए एक विशेष अंग होता है, ठीक है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। हाँ एलिमेंट्री कैनाल होता है आहार नाल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए इसका लंबाई कुल होता है 8 से 10 मीटर, याद रखिएगा। पूछेगा कि आहार नल की कुल लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर होता है, जो कि मुख गुहा से शुरू होकर कहां से, यानी ओरल कैविटी से शुरू होकर, ओरल कैविटी यानी मुख गुहा से शुरू होकर, ठीक है, एनस तक फैला होता है, मल द्वार तक फैला होता है। कौन, हमारा आहार नाल, ठीक है। अब पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, इसे आहार नाल बड़ी अंग आता है, ठीक है। पूछेगा आहार नाल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है, रुकिए बताते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आहार नाल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो हो गया आहार नाल। इसमें पहला अंग आता है मुख। अब मुख के अंदर दो महत्वपूर्ण अंग आते हैं, एक आता है दांत और एक आता है जीभ। हालांकि इस सब के बारे में बहुत चीज बता सकते थे बाबू लोग, लेकिन बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है, तो सब अगले क्लास में बताएंगे। आहार नाल, मुख और दांत। दूसरा का आता है दूसरा नंबर, ठीक है, ग्रसनी। तीसरा है ग्रास नली। चौथा है अमाशय। पांचवा है छोटी आंत। छठा है बड़ी आंत और सातवां है मल द्वार। तो गुद्दा लिखे, गुद्दा, ठीक है। इसके अंदर और मेन में हम मुख्य अंग लिखे हैं, बहुत सारे अंग होते हैं लेकिन मुख्य अंग लिखे हैं। देखिए मुख को इंग्लिश में जानते हैं माउथ कहते हैं, ग्रसनी के लिए सब फायरेंक्स कहते हैं, फायरेंक्स, एनएक्स, फायरेंक्स। ग्रासनली को इसोफेगस कहते हैं, अमाशय को स्टोमच कहते हैं और छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन और गुद्दा को एनस बोलते हैं। ध्यान दीजिए। अब बात होता है यहाँ पर, ठीक है,
कुछ कुछ एक बात जो बता देते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में कितना बार दांत पाए जाते हैं? 32 को, याद रखिएगा कितना? 32 को, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला याद रखिएगा 2123/2123 मल्टीप्लाई 2, डेंटल फॉर्मूला एक वयस्क मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल सूत्र याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जीभ आप लोग जानते हैं सर हमारे रिसेप्टर रूप में स्वाद का स्वाद पहचानने में काम आता है ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी आगे जाकर दो भाग में बटल रहता है, एक को बोलते हैं कंठ द्वार, ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग निगल द्वार, याद रखिएगा। बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, निगल द्वार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रास नली की। तो ग्रास नली जिसको बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है, इसमें एक प्रक्रिया चलता है जिसका नाम है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन नामक प्रक्रिया चलता है। पूछेगा क्रमाकुंचन जो है किस अंग में होता है? याद रखिए ग्रास नली में। इसमें होता क्या, देखिए क्रमाकुंचन में होता क्या है कि जिस भोजन ग्रास नली पहुंचता ना है तो वहां पर हमारा ग्रास नली कुछ हिस्से देखिए यहाँ पर छाप देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमारा ग्रास नली है। अब मान लीजिए देखिए भोजन यहाँ है, तो भोजन यहाँ है तो यहाँ पे दबेगा तो भोजन आगे सरकेगा, फिर यहाँ दबेगा फिर भोजन आगे सरकेगा, फिर दबेगा। तो जो प्रक्रिया है ना शीतलन और देखिए सटना यानी सिकुड़न और फैलना, सटना और सिकुड़ना और फैलने का जो प्रक्रिया क्रम है इसमें चलता है ग्रास नली में, इसी को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। आगे होता है अमाशय। अमाशय के बारे में तो हम बता दिए डिटेल, ठीक है, याद रखिएगा। अमाशय के बारे में इसमें जो है इसका इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सलेस्मा निकलते हैं, ये बता दिए। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं छोटी जिसकी लंबाई होता है लगभग, ठीक है, 6 मीटर। लगभग कितना होता है? 6 मीटर। याद रखिएगा छोटी की लंबाई कितना होता है? लगभग 6 मीटर होता है, ठीक है। अब पूछेगा छोटी कितने भागों में बांटा था? 3 भाग में सर। पहला ग्रहणी, जेजुनम और तीसरा है इलियम। तीसरा कौन है? इलियम। पूछेगा कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है? तो याद रखिएगा इलियम में। छोटी आंत के कौन भाग में? इलियम में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है सर? बड़ी आंत में जो भोजन अपचा भोजन है, जो भोजन नहीं पच पाया, जितना पच गया तो हमको शरीर में अवशोषित हो गया, और जो भोजन नहीं पच पाया, ठीक है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। उसमें से जल का अवशोषण होता है, कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है, ठीक है। और फाइनली जो बचता है मल वो जाकर कहाँ बच जाता है? गुद्दा में बच जाता है। क्लियर? तो पूछेगा मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो बता दिए मुख से। अगला क्वेश्चन बोलता है हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है वो आखिर आता कहां से है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ध्यान दीजिए, तो बोलता है कि प्रकाशन के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है। देखिए जब प्रकाशन की प्रक्रिया चलता है तो रासायनिक समीकरण को बताया था आप लोग के, ठीक है। अगर याद होगा तो 6CO2 + 12H2O सन ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है हमको मिलता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इनको बनता है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर बना, ठीक है, बाय प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन बना, ये आखिर आता कहां से है? तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन है वो टूट के कहां से आता है? जल से जाता है। कहां से जाता है? जल से। तो पूछेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होता है उसके दौरान जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है? याद रखिएगा जल के अणु को टूटने से मिलता है हमको क्या? ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्लूकोज की। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जानते हैं हम लोग C6H12O6, याद रखिएगा। पूछेगा ग्लूकोज में कार्बन के कितना अणु पाए जाते हैं? याद रखिएगा कार्बन कितने? 6 अणु पाए जाते हैं, याद रखिएगा। पूछे ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु? तो 6 अणु पाए जाते हैं। क्लियर? आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कीजिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कीजिएगा कमेंट, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।